क्लब फुटबॉल में सबसे बड़ी गेम जिसको कहा जाता है वो बार्सिलोना और रियल मैड्रिड की गेम को कहा जाता है और इस गेम का नाम है अल क्लासिको। अब शायद अल क्लासिको का नाम चेंज होकर कुछ और हो जाएगा और इसकी रीज़न ये है कि रियल मैड्रिड ने स्पेनिश पेटेंट एंड ट्रेडमार्क गवर्निंग बॉडी को जब एक रिक्वेस्ट की कि आप इस गेम को अल क्लासिको के नाम से पेटेंट कर दें, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। और उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने कहा कि एक और फर्म ऐसी है जिसका नाम इससे मिलता जुलता है, तो इसको हम लोग पेटेंट नहीं करेंगे। तो ये एक काफ़ी बड़ा सेटबैक हो सकता है तमाम फैंस के लिए, क्योंकि जब क्लासिको का नाम आता था तो सिर्फ बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के फैंस ही नहीं ये मैच देखते, बल्कि न्यूट्रल फैंस जो होते हैं, जो प्रीमियर लीग के फैंस हैं या सीरिया के फैंस हैं या किसी और लीग के फैंस हैं, वो भी बाकी सारी गेम्स छोड़कर इस मैच को देखते थे। तो ये एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है ला लीगा को। और जो फैंस हैं वो ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्होंने ला लीगा और टिबास को काफ़ी खरी खरी सुनाई है और कहा है कि ये एक बहुत बड़ा फेलियर है ला लीगा का। और ऑब्वियसली ये फेलियर भी है। देखिए, फैंस तो अभी भी अल क्लासिको ही इसको कह सकते हैं क्योंकि उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑफिशियली जो है वो इस मैच को अल क्लासिको नहीं कहा जाएगा। आप देखते होंगे जब भी इन दोनों टीम्स के अगेंस्ट आपस में ये दोनों टीमें खेलती थी तो जो हैशटैग भी यूज़ होता था वो भी अल क्लासिको होता था। और नॉर्मली अगर आप दूसरी टीम्स के मैचेस देखें तो वहाँ पे बारसा वर्सेस सविया फॉर एग्जांपल या रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको बिल्बाओ इस तरह करके हैशटैग आता था, लेकिन जब बारसा और मैड्रिड खेलते थे तो हैशटैग जो है वो हमेशा अल क्लासिको के नाम से आता था। तो ये एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है और ला लीगा जो है वो उनका एक फेलियर भी कहा जा रहा है और ऑफिशियली हम इसको अब शायद नहीं देख सकेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड भी इस मैच को मार्केट भी नहीं कर सकेंगे इस नाम के साथ। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ और दूसरी स्टोरी जो है वो बार्सिलोना के हवाले से, उनके वेज बिल के हवाले से है। जैसे आप जानते हैं कि बार्सिलोना का वेज बिल काफ़ी ज़्यादा हाई था। पिछली मैनेजमेंट ने काफ़ी प्लेयर्स को ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी सैलरीज़ पर प्लेयर्स को लेके आया, जिसकी वजह से बार्सिलोना काफ़ी डेफिसिट पे भी आया और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई। और ला लीगा के आपको पता है कि फेयर प्ले के जो इश्यूज़ हैं उसमें भी बार्सिलोना रही है और साइनिंग्स की भी प्रॉब्लम रही है और प्लेयर्स को रजिस्टर करने की प्रॉब्लम्स भी रही हैं। और वेज बिल की वजह से जो बार्सिलोना का वेज बिल वो बहुत ज़्यादा हाई रहा था। तो तकरीबन 650 मिलियन का वेज बिल था बार्सिलोना का। और अब आपको पता है कि पीके ने भी इसी सीज़न में छोड़ा और बुस्केट्स भी छोड़ के जा रहे हैं, अल्बा भी छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने डेफर्ड सैलरीज भी छोड़ी हैं और ग्रिजमान भी छोड़ के चले गए। इनकी सैलरीज काफ़ी ज़्यादा हाई थी, तो 650 मिलियन से रिड्यूस होके ये वेज बिल आलमोस्ट 450 मिलियन तक आ चुका है। तो जो कि काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इस मैनेजमेंट की। और ये बार्सिलोना के लिए अब जो फाइनेंशियल फेयर प्ले है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, प्लेयर्स को रजिस्टर करने में भी और साइन करने में भी। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ आई है डी मारिया के बारे में। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जब तक ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म नहीं होती हम कुछ नहीं कह सकते और ये रूमर्स आते चले जाएंगे। डी मारिया के बारे में काफ़ी बड़ा रूमर आया है और डी मारिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि डी मारिया शायद जुवेंटस के साथ नहीं चलेंगे और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं करेंगे और वो फ्री एजेंट के तौर पे शायद बार्सिलोना में आ जाएं। अब देखना ये होगा कि मेसी का भी अराइवल एक्सपेक्टेड है। मेसी भी अगर आते हैं तो डी मारिया क्या एडजस्ट कर पाएंगे और क्या हम फ्रंट थ्री मेसी, डी मारिया और लेवेंडोस्की देख सकेंगे कि नहीं। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये हो सकती है कि देखें, अगर बार्सिलोना की आप फाइनल थर्ड के अंदर देखें तो काफ़ी ज़्यादा बार्सिलोना ने चांसेस भी मिस किए हैं और बाज़ दफ़ा क्रिएटिविटी के भी इश्यूज़ रहे हैं। डेम्बले मोस्ट ऑफ द टाइम इंजर्ड रहे हैं और उसके बाद रफीनिया जो है वो 1-on-1 सिचुएशन में जहाँ पर उनको प्लेयर्स को
ड्रिबल करना होता है वहाँ पर वो ड्रिबल नहीं कर पाते। इस तरह की सिचुएशंस बार्सिलोना ने देखी। लेफ्ट फ्लैंक पे भी इशू रहा, राइट फ्लैंक पे भी इशू रहा बार्सिलोना को। अगर डी मारिया बार्सिलोना में आ जाते हैं तो ये शॉर्ट टर्म जो है बार्सिलोना के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि डी मारिया काफ़ी वर्सटाइल किस्म के प्लेयर हैं, ड्रिबलर बहुत अच्छे हैं, पासिंग बहुत अच्छी करते हैं वो, और उनकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है, और दोनों फ्लैंक पर खेल सकते हैं। अगर आप याद करें तो अर्जेंटीना और फ्रांस का जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो वहाँ पर डी मारिया लेफ्ट साइड पर खेले थे, तो लेफ्ट विंग के ऊपर खेले थे। तो मेसी राइट विंग पर भी खेल सकते हैं और एज अ कैम पोजीशन पे भी खेल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि चाबी उनको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो डी मारिया और मेसी, मतलब अब देखें ये ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स के प्लेयर्स हैं, और इनको मैक्सिमम 2 या 3 सीज़न तक खेल सकें शायद। तो ये भी देखना पड़ेगा कि बार्सिलोना क्या लॉन्ग टर्म सोचेगा या शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहा है। तो ये एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। अब आप देखें एक और बड़ी न्यूज़ चल के आ रही है क्रास्को के बारे में, कि क्रास्को ने सेकंड हाफ जो सीज़न का था वो एटलेटिको मैड्रिड के साथ काफ़ी अच्छा खेला, और क्लब कन्विंस्ड है काफ़ी ज़्यादा कि क्रास्को की साइनिंग जो है वो बार्सिलोना के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। वैसे देखा जाए तो उनकी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, लेफ्ट फ्लैंक पे आज काफ़ी अच्छा खेलते हैं, पेसी हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, और गोल के सामने भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो लेकिन पहले जो कमिटमेंट्स या वर्बल बात हुई थी एटलेटिको मैड्रिड के साथ, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि 9-10 मिलियन की रेंज में एटलेटिको मैड्रिड इनको छोड़ देगा और बार्सिलोना इनको ख़रीद सकता है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 20 मिलियन की डिमांड कर रही है एटलेटिको मैड्रिड, जो बार्सिलोना नहीं देना चाह रहा। डेम्बले के बारे में खबर आ रही है। डेम्बले जो है वो पीएसजी सुनने में आ रहा है, क्योंकि मेसी शायद एक्सटेंड ना करें उनके साथ। तो सुनने में आ रहा है कि डेम्बले जो है वो पीएसजी शायद चले जाएं और पीएसजी उनके बारे में ऑफ़र करे। डेम्बले का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी, अगर इस सीज़न में उनके बारे में कोई ऑफ़र आती है तो 50 मिलियन उनका क्लॉज जो है वो एक्टिवेट होगा, और उसमें 25 मिलियन क्लब को जाएगा और 25 मिलियन प्लेयर को जाएगा। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी सोचने वाली है। लेकिन साथ में ये भी आ रहा है कि डेम्बले जो है वो बार्सिलोना छोड़कर नहीं जाना चाह रहे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। किमिच के बारे में बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि किमिच के बारे में पहले बात आ रही थी कि जी किमिच के लिए बार्सिलोना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है और बार्सिलोना उनको लेके आना चाह रहा है, काफ़ी हाई प्रोफाइल प्लेयर है। फिर उसके बाद रूमर्स ऐसे आने लगे कि जी बार्सिलोना इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और जुबिमेंडी जो है वो चाबी की फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकते हैं। तो अब आज जब उन्होंने बुंडेसलीगा का टाइटल जीता तो उसमें 1-2 मिनट वो फैंस के साथ रहे, और फिर उन्होंने सेलिब्रेशन की फैंस के साथ जब कोई और प्लेयर नहीं था। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि किमिच शायद नेक्स्ट सीज़न में बायर्न म्यूनिख नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और जिस तरह मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि ट्रांसफ़र विंडो की का कोई भरोसा नहीं है, इसमें रूमर्स ही रूमर्स हैं। रोबिन नीवेस के बारे में भी खबर आ रही है कि बार्सिलोना ने 30 मिलियन में उनके साथ डील कर ली है, और कुछ दिनों में प्लेयर के साथ जो है वो पर्सनल एग्रीमेंट भी साइन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर खबर आई है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें चलती ही रहेंगी, और मेरा काम यही है कि जो भी रूमर्स या जो भी न्यूज़ आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता चले जाऊँ। तो आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, स्पेशली डी मारिया के बारे में, कि डी मारिया की अगर साइनिंग बार्सिलोना करता है तो वो आप क्या समझते हैं कि वो कैसी साइनिंग होगी, क्या बार्सिलोना को डी मारिया के साथ चलना चाहिए कि नहीं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।